क्रांतिकारी, बहुत क्रांतिकारी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो कि आपका दिल चीर देगी। ये कहानी उनकी है जिनकी वजह से हमारा वजूद है और हम चाहते हैं कि इस कहानी से सीख लेकर आप करें क्रांति। हम कितनी तरक्की कर चुके, सीरिया के हालात पर रो लेते हैं, अफ्रीका के हालात पर रो लेते हैं, अश्वेतों पर हो रहे अन्याय में हम उदास और दुखी हो जाते हैं, लेकिन क्या हम वाकई इतने संवेदनशील हैं? मुंबई से आई एक तस्वीर का कहना है कि नहीं, कतई नहीं। अगर ऐसा होता तो एक मां कंकाल में न बदल जाती, वो अपने बेटे से बात करने के लिए तड़पती नहीं रहती। अमेरिका की बयार में अपनी मां को बिसार चुका बेटा जब 1.5 साल बाद लौटता है तो उसे अपनी मां नहीं, उसका कंकाल मिलता है। किसी को नहीं पता कि मां कब चल बसी। हाथ में लिहाफ बन जाने वाली मां मदर्स डे के कार्ड में सिमट कर रह गई। फेसबुक के पन्नों पर मां की शान में लिखी गई करोड़ों कहानियों के आगे एक मां का कंकाल है। कंकाल जिसने हमारी सामाजिक चेतना को नेस्तनाबूद कर दिया है। कंकाल जिसने भावनाओं की आधारशिलाओं को हिलाकर छोड़ दिया है। कंकाल जिसने इंसान होने के बुनियादी सरोकारों का सच निर्वस्त्र कर दिया है। सीनियर सिटीजन लेडी आशा केदारनाथ साहनी, 63 इयर्स ओल्ड, यहाँ पे लोखंडवाला में फ्लैट नंबर 106 और 107 में रह रही थी, अकेले रह रही थी। उसकी डेड बॉडी मिली थी। इनके लड़के जो ऋतुराज साहनी जो है आज यूएस से आए थे, तभी वो दरवाज़ा अंदर से लॉक था, दरवाज़ा खोला गया और फिर वो बॉडी मिली। लगभग उसने 2016 में बात की थी। मुंबई के ओशिवरा थाने की किताब में इस कंकाल का नाम लिखा गया है। ये एक औरत का कंकाल है। उसका नाम आशा साहनी था, उम्र 63 साल। ऋतुराज साहनी उसका बेटा था, लेकिन जो नहीं लिखा गया है वो ये कि एक माँ की कंकाल है। अपने बेटे से बात करने के लिए छटपटाती हुई माँ की कंकाल, दुनिया वालों से अपनी तरफ देख लेने के लिए मिन्नतें करती हुई माँ की कंकाल, तेजी से भागते हुए संसार से एक घड़ी रुककर पीछे पलटने का इंतजार करती हुई माँ का कंकाल। इस कंकाल में हमारा भी कंकाल है, आपका भी कंकाल है, हमारी सभ्यता का कंकाल है, हमारी समझदारियों का कंकाल है। ये कंकाल हमारी रूह का कंकाल है। ये एक बेटे के बेगानेपन का कंकाल है। आजकल नॉर्मल ट्रेंड यही देखा गया है कि बच्चे पढ़ने लिखने बाहर चले जाते हैं, पेरेंट्स अकेले यहाँ रह जाते हैं। तो जो एक लोनलीनेस या एक जो इमोशनल डिप्रीवेशन होती है वो तो जो है सो है। उसके साथ साथ पेरेंट्स की जो मेडिकल कंडीशंस होती हैं, बच्चे बुजुर्ग जो है वो लाचार हो जाते हैं। हेल्प तो होती नहीं है क्योंकि उनको एक जो फिजिकल हेल्प और जो एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए वो नहीं मिलती है। बुजुर्ग का कोई हेल्प तो होती नहीं है क्योंकि उनको एक जो फिजिकल हेल्प और जो एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए वो नहीं मिलती है। जरा सोचिए ना कि 5 करोड़ का फ्लैट और बेटे से 5 मिनट बात करने को तरसती थी आशा साहनी। पति केदार साहनी की 2013 में ही मौत हो गई थी। बेटा अमेरिका में जा बसा था। ऋतुराज से आखिरी बात पिछले साल अप्रैल में हुई थी और 1.5 बरस पहले हुई उस अंतिम बात का मुअम्मा ये था कि मेरा दिल नहीं लगता मेरे बच्चे, ये अकेलापन मेरी जान ले लेगा। मेरा अकेले रहने को बिल्कुल दिल नहीं करता। बिल्कुल अकेले पड़ गई हूँ मैं। या तो तुम मुझे अपने साथ ले चलो, नहीं तो मैं किसी वृद्धाश्रम में चली जाऊंगी। ऐसे नहीं जिया जाता। तुम लोगों के बिना भी क्या जिंदगी। बात तो कर ही लिया करो रोज एक बार। बस इतनी सी आरज़ू, लेकिन कहाँ मुकम्मल हुई। सिलिकॉन सिटी में बैठकर एक क्लिक पर समूची दुनिया को देख लेने वाले बेटे को नजर नहीं आया कि माँ कंकाल में बदलती जा रही है। सीरिया से सिसिली तक की आवाज सुनने वाले बेटे को नहीं सुनाई दी अपनी माँ की सिसकियां। वो उड़ता रहा, वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से वेगस, वेगस से लॉस एंजलिस, लॉस एंजलिस से कैलिफोर्निया, और उसकी माँ की 9 बित्ते की देह सिमटती चली गई अपनी ही हड्डियों के ढांचे में। जब तक उम्मीद थी चलती रही, चलती रही, चलती रही, और जब लगा कि कोई नहीं बचा पुकारने वाला तो ढह गई उम्र की ढलान पर एक कंकाल। मुंबई के लोखंडवाला में 63 वर्षीय आशा केदार की लाश मिलने के बाद से ही जहां एक तरफ सनसनी फैली हुई थी, वहीं अब इस केस में एक नया मोड़ आया है। पंचनामा करने जब फॉरेंसिक टीम
आशा जी के घर पहुंची तब उन्हें वहां एक नोट मिला है जिसे पुलिस सुसाइड नोट मानकर चल रही है और इसमें साफ साफ लिखा गया है कि उनकी मौत की वजह और कोई नहीं, उनकी मौत के लिए वो खुद जिम्मेदार है। इसी के साथ ओशीवारा पुलिस जो है वो उनके बॉडी पार्ट जो मिले हैं उसके केमिकल एनालिसिस कर रहे हैं और साथ ही साथ इस बात का पता लगाने में जुटे हैं कि आखिर आशा जी की मौत कैसे हुई। बेलस्कॉट टावर के 2000 वर्ग फुट के शानदार फ्लैट में आशा साहनी की चुप्पियां चीखती तो दीवारों की भी जान निकल जाती। जब उनके घुटन सिसकियों में बदलती तो छतों की आंखें टपकने लगती। जब वो अपने अकेलेपन से गले मिलकर रोती तो समंदर से आने वाली हवाओं की नमी को उनकी रूह सोख लेती। 1.5 बरस बाद रास्ता भट्ट के बेटे ने कुंडी खटकाई तो मुस्कुराती हुई माँ की जगह एक कंकाल था। बेलस्कॉट टावर से निकला हुआ आशा साहनी का कंकाल फैलता चला गया है। समंदर से पोखर तक, पाताल से आकाश तक, वेदना से चेतना तक, विश्वास से यकीन तक और जिंदगी से जज्बात तक। हड्डियों के इस ढांचे में वैसे तो एक मौत की कहानी है, लेकिन सोचिए तो इसमें किसकी लाश नहीं है? हमारी नहीं है कि आपकी नहीं है कि जमाने की नहीं है। आशा साहनी की मौत मुनादी है कि आदमी के तौर पर हम सब मुर्दा हुए हैं थोड़े थोड़े। हम सब बंद करते जा रहे हैं अपने बुजुर्गों के लिए खुलने वाली ताजी हवा की खिड़कियां। आज तक ब्यूरो। जरा सोचें एक मां के बारे में कि अगर उस मां ने सुसाइड भी किया तो अपने सुसाइड नोट में भी अब किसी का नाम नहीं लिखा, अपने बेटे का नाम नहीं लिखा, ऋतुराज जिसका नाम है। आशा साहनी ने सुसाइड कर लिया ऐसी खबर आ रही है, या आशा साहनी की कब मौत हो गई ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि जब बेटा घर लौटता है 1.5 साल बाद तो उसको मां का कंकाल मिलता है। यह हैरान करने वाली खबर है, दुखद खबर है और इससे ज्यादा शर्मसार कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि यहां पर पूत कपूत है। सीधे तौर पर अगर कहा जाए, इस देश के अंदर करीब 3 करोड़ से ज्यादा, 3.25 करोड़ ऐसे बुजुर्ग हैं जो कि अकेले रहने को मजबूर हैं। इसी पर चर्चा करते हैं, इसी पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं JR गुप्ता जी जो कि चेयरमैन हैं सीनियर सिटीजन काउंसिल के, आपसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त रोशनी, हमारी सहयोगी, उनके साथ कई सारे बुजुर्ग हैं और सीधे सीधे उनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन बुजुर्गों का क्या कहना है। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत ही रोशनी से करूंगा। रोशनी, आपके साथ वहां पर कई बुजुर्ग हैं। मेरा सवाल यह है, आज ये वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर क्यों है? निशांत, ज़्यादा समय नहीं लूँगी। सीधे मेरे साथ जो यहाँ पर बुजुर्ग हैं, या तो उनके बच्चों ने उन्हें छोड़ दिया है या उनके अपनों ने उन्हें छोड़ दिया है, उनसे ही आपको रूबरू कराती हूँ। माता जी, आपसे जानना चाहूँगी, आज आप वृद्धाश्रम में क्यों ठहरी हुई हैं? मेरी 3 बेटियाँ हैं, उनकी जॉइंट फैमिली है, नहीं रख पाती। जॉइंट फैमिली में रहना बड़ा मुश्किल होता है। दामाद चाहे जितने मर्जी अच्छे हैं, लेकिन जॉइंट फैमिली में मेरे, फिर मैंने उनको बोला मैं ये छोड़। आपको याद आती है आपकी बेटियों की? याद तो आती है। आप यहाँ पर क्यों रह रही हैं? क्या मजबूरी है? यहाँ पे क्यों रह रही हैं? खुश हैं यहाँ पर, यही कहा ना आपने। आप यहाँ क्यों रह रही हैं? अपने घर में क्यों नहीं है? हाँ ठीक है, यहाँ पे मेरी बेटा समझ में, कान में कोई कहेगा जब सुनेंगे। क्यों आप यहाँ पर क्यों रह रही हैं? मैंने जो है ना, मेरे 15 साल हो गई, दरियागंज में एक मोटरसाइकिल वाला गिरा गया था, दवाई लेने जा रही थी तो मेरी कमर की हड्डी टूट गई थी। अच्छा, आपके बेटे बहू हैं, वो आपको अपने साथ नहीं रखते? मेरी बेटी। बेटा आपका? बेटा तो मेरे 2 थे, गुजर गए। हाँ। और बहू? बेटी बहू है, जो मेरा मकान था बेटा ब्रह्मपुरी में, बहुओं ने लड़कों से बिकवा के अपना अपना अलग ले लिया, जाने कहाँ ले लिया। मैं 20 साल से अपनी लड़की के पास रहती थी, कभी रुमाल भी नहीं धोने दिया। वो अपनी बहू के पास ले आई विकासपुरी में, वो बहू के पास रहे साल, वो खाना भी नहीं देती थी, मेरी लड़की को भी दुखी रखती थी वो, तो मेरी बेटी देख ना पाई। एक और शख्स है हमारे साथ, निशांत, यहाँ पर। सर, आपसे जानना चाहूँगी, आपकी आप बीती क्या है? क्या है आपकी कहानी? Actually, I've got 2 sons. The elder one is 44. The younger one is 42. My elder son, after doing his physics honor from DT,
in the year 94 got influence from one saint named Ashutosh Maharaj. तो आपके बच्चे आपको अभी अपने साथ रखते हैं? No, they have abandoned me. They have. My younger son threw my luggage articles outside, and my neighbor brought me here. अच्छा, मुंबई में जो केस हुआ उसका जिक्र मैंने आपसे किया था अभी थोड़ी देर पहले। एक माँ अपने घर में बेटे का इंतजार करती रही और वहाँ सिर्फ कंकाल मिला। कैसे देखते हैं इस घटना को आप? The woman is very unlucky, as I am unlucky. But it is a destiny, one has to bear it. Can't say it. Because there are people, some of the sons or the daughters are so rude, they don't bother about their elder. आंटी कैसे देखती हैं मुंबई की घटना? मैंने आपको बताई। लगता है आपको कि रिश्तों में अब जो दूरी बढ़ गई है, संवेदनाएं खत्म हो गई है, मानवता एक तरह से शर्मसार हो रही है? तो अब उसके बाद में कुछ नहीं पता हुआ। दुख होता है इस तरह से जो बच्चे छोड़ के गए, बहुत दुख होता है। अब मालूम पड़ गया, अभी बहुत दुख हो गया। एक और शख्स हमारे साथ है। अंकल जी, आपको बताया मैंने कि मुंबई में पूरा क्या घटनाक्रम हुआ है, कैसे देखते हैं इस तरह की घटनाओं का? सुन के बहुत दुख होता है मैडम जी, लेकिन अब क्या करें, इतने आश्रम बने हुए हैं, कम से कम जाते वक्त आश्रम में छोड़ देते उसे, है ना। अब वो अकेली बेसहारा बेचारी, पता नहीं कैसे उसने प्राण छोड़े होंगे अपने। तो इस तरह दुख तो बहुत होता है। कलयुग है, कलयुग में क्या कहे अपने को। ऐसे बच्चों पर गुस्सा आता है आप लोगों को जो इस तरह से छोड़ जाते हैं? बच्चों पे गुस्सा तो आता ही है। माँ बाप ने तो मैं पाला है, सब कुछ बड़ा किया है, तो छोड़ के चले जाओ तो फिर गुस्सा आता है। आपने बताया कि आपकी 3 बेटियां थी, लेकिन अब आप यहाँ पर रहने को मजबूर हैं। क्या था, बेटियों ने नहीं रखा आपको क्या? नहीं, बेटा रखा है। बड़ी लड़की ने 5 साल अलग मकान दिया हुआ था द्वारका में। उसके बाद वो अपने पास ले गई, वो बिक गया तो उसने 2 साल रखा। बीच वाली ने भी रखा, छोटी ने भी रखा, लेकिन जॉइंट फैमिली में रहना बड़ा मुश्किल है। अब आती हैं आपसे मिलने के लिए? आती है, कभी फ़ोन में बात हो जाती है, कभी आ जाती है। आप अपने बेटे का जिक्र कर रही थी, आपकी बहू का जिक्र कर रही थी। हाँ। आपसे मिलने आती है क्या यहाँ पर? बहू आपकी आती है मिलने के लिए? हाँ, मेरी बहू तो दूर रहती है, पता नहीं कहाँ लिया उन्होंने। 2 बहू हैं और 2 लड़के थे, वो गुजर गए। बाल बच्चेदार, पोता पोतियों के भी बच्चे हैं। और मैं 40 साल हो गई मेरे आदमी को मरे। 20 साल से मैं अपनी लड़की के पास रहती थी। आपसे कोई मिलने आता है? आपका परिवार, रिश्तेदार कोई आता है आपसे मिलने? हाँ। मिलने आता है कोई आपसे? नहीं, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। याद आती है आपको घर की, अपने परिवार की? आती है बेटा, घर की याद तो आती है। क्या करें? क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे बच्चों को आप? ठीक है, बच्चे अपने घर खुश रहें, हम यहाँ खुश हैं। जो अपनी किस्मत में लिखा है सब मिलता है। दोष किसी का नहीं होता, ना बच्चों का, ना दामादों का, ना बेटियों का। दोष अपनी किस्मत का होता है। हमारे किस्मत में यही लिखा है। यहाँ का बहुत ही दिलचस्प है ये समझना, क्योंकि जाहिर सी बात है, जितने भी यहाँ पर सीनियर सिटीजन से हमने बात की, वो ये ज़रूर कहते हैं, बच्चों को आज भी दोष नहीं दे रहे हैं। उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं ये हमारे किस्मत की गलती है। दुख है, दर्द है, लेकिन इसके बावजूद बच्चों के लिए सिर्फ दुआएं निकल रही हैं। जी निशांत, शब्द कम पड़ जाते हैं कई बार ऐसी चीज़ों पर बोलने के लिए। एक वो आशा साहनी है जिनका कंकाल मिलता है, अब खबर आ रही है कि वहाँ पे सुसाइड नोट भी मिला है। उन्होंने भी अपने बेटे का नाम नहीं लिया उसमें। यहाँ पे बुजुर्ग वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, वो किस्मत को कोस रहे हैं, लेकिन बच्चों को कुछ नहीं कह रहे हैं। गुप्ता जी हमारे साथ हैं, सीनियर सिटीजन काउंसिल के चेयरमैन हैं। क्या कहेंगे आप सर, इस देश की अगर बात की जाए, और मेरा ये सवाल अपने आप में एक जानकारी के साथ है। एक सर्वे पता किया गया, उसमें पता लगा कि इस देश में 6 में से 1 बुजुर्गों को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, 3 में से 1 को हेल्थ केयर नहीं मिलती है, और 2 में से 1 को प्यार, मोहब्बत, रिस्पेक्ट, इज्जत वो नहीं मिलती है। और ऐसे इस देश में तकरीबन 10.5 करोड़ बुजुर्ग हैं। क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो घटना हुई है बॉम्बे में, ये अपने आप में हमारे को शर्म महसूस करती है। और मैं बुजुर्गों का ही कसूर समझता हूँ उसमें,
कि हम लोगों ने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, एक अपने बच्चों के प्रति जो उनका कर्तव्य था उन्होंने निभाया। अगर उनको कोई लोन वोन लेना पड़ा तो लोन लेकर के उन्होंने उसको नौकरी दिलवाई, फॉरेन में सेटल कर दिए। लेकिन अब आखिरी पड़ाव में आकर के वो लोग जो है अपने बच्चों के लिए तरसते रहते हैं। और एक ये वेस्टर्न कल्चर हमारे यहाँ बड़ा हावी हो गया है, और मैं समझता हूँ कि इसमें हम लोग भी उतना ही दोषी हैं जितने कि आज के बच्चे दोषी हैं। लेकिन बच्चों को भी समझना चाहिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उनको भी बूढ़ा होना है, और जो गति उन्होंने अपने माँ बाप के लिए किया है तो वो भी भुगतेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट इसमें कुछ काम नहीं कर रही है। नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्डर पर्सन। सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। आपने गवर्नमेंट की बात की। 2007 में कानून आया, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट। कानून आपने ये तो बना दिया कि आप उनके पास पैसा होना चाहिए, उनकी देखभाल होनी चाहिए, उनका पेंशन होना चाहिए। लेकिन इस देश में कौन सा ऐसा कानून बन सकता है कि आप ये सुनिश्चित करें कि ये बच्चे अपने माता पिता की इज्जत करें, इनसे प्यार दें, इनको टाइम दें? ऐसा कोई कानून नहीं है। मैं कानून की बात आपसे कर रहा था कि 1999 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल पॉलिसी बनाई सीनियर सिटीजन के लिए। आप हैरान रहेंगे कि अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो मेंटेनेंस एक्ट 2007 में बना है उसके अंदर केसेस बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों के अगेंस्ट खुल के कोर्ट में नहीं जाना चाहते, ट्रिब्यूनल कोर्ट में नहीं जाना चाहते। हालांकि उसमें प्रोविजन है कि आपको वकील करने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल एप्लीकेशन दे। लेकिन वो मेंटेनेंस अलाउंस लेकर के भी क्या करेंगे, क्योंकि उनको मेंटेनेंस अलाउंस नहीं चाहिए ज़्यादा, उनको चाहिए कि हमारी ज़िंदगी भर वो लोग देखभाल करें। और जितने बच्चे कुछ नौकरी करते हैं, कुछ सुबह से शाम तक चले जाते हैं, वो अकेले पड़ रहते हैं, वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, क्योंकि एक हेल्पेज इंडिया और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने एक सर्वे किया और उसमें पाया कि करीब 9 करोड़ ऐसे वृद्ध हैं इस देश में जो कि काम करने के लिए मजबूर हैं क्योंकि उनका घर नहीं चल पा रहा है। सवाल है कि आशा साहनी को किसने मारा? कानून की माने तो इसका कसूरवार कोई नहीं, वो अपनी मौत मरी है। लेकिन सोचकर तो देखिए, कसूर में हम सब का हिस्सा है। लेकिन अब कहानी पीलीभीत की बताते हैं। वहां पर एक खबर आई कि पीलीभीत में टाइगर रिजर्व में जो बच्चे हैं वो अपने बुजुर्गों को बाघ का निवाला बनने के लिए छोड़ देते हैं मुआवजे के लिए। यह खबर आई थी। हकीकत जानने की कोशिश की तो पता यह भी लगा कि गांव वालों का कहना है कि वन विभाग जानबूझकर बुजुर्गों को जंगल में मरा हुआ दिखाते हैं ताकि उसे मुआवजा देना ना पड़े। ये लोग जंगल के अंदर गए, जबकि जंगल के अंदर जाना बिल्कुल प्रतिबंधित है। ये क्यों गए, ये प्रश्नीय सवाल है। जब बाघ द्वारा इनकी मृत्यु हुई तो सर्वप्रथम इनके परिवार वालों को कैसे मालूम चला? ये दिखाया गया है कि कार्य करते वक्त बाघ का हमला हुआ। अगर ये सच है तो फिर आदमी जानवर हो चुका है, बल्कि जानवर से भी बदतर। सुना था कि रुपए के लिए जमीर बेच देते हैं लोग, रुपए पर जज्बात बेच देते हैं लोग। सुना था कि गुर्दा बेच देते हैं लोग, आम हैं लोग। लेकिन ये नहीं सुना था कि रुपए के लिए अपनी माँ को बाघ के सामने फेंक देते हैं लोग, बाप को उसके जबड़े में झोंक देते हैं लोग। ये दुनिया कैसी दुनिया है? ये दुनिया किसकी दुनिया है? ज़्यादातर किलिंग्स मेरे ख्याल से 2-1 छोड़ दिया जाए तो सभी 40 या 50 से अधिक साल की उम्र के ही लोगों के साथ घटित हुई हैं। शायद पैसे के लालच में वो लोग अपना उसको वैसा वो ना कर देते हों, लेकिन ये जांच का विषय है। पीलीभीत का यह इलाका जंगल से लगता है। कई बार बाघ जंगल से निकलकर बस्ती की ओर चले आते हैं। अगर बाघ बस्ती में घुसकर किसी को निवाला बना ले तो इसका भारी मुआवजा देती है सरकार। और एक दिन खबर आती है कि इलाके के बुजुर्गों को बाघ अपना निवाला बना रहे हैं। 24 अक्टूबर 2016 को मरौरी गांव के बेनीराम को बाघ खा गया। 18 नवंबर 2016 को मरौरी गांव के ही लालाराम को बाघ खा गया। 27 नवंबर 2016 को पिपरिया गांव के बाबूराम को बाघ खा गया। 11 दिसंबर 2016 को डगा गांव के अहमद खां को, 16 जनवरी 2017 को पिपरिया गांव के ही संतोष को, 5 फरवरी 2017 को कुंवर गांव के धनीराम को बाघ खा गया। सबकी उम्र 60 बरस से ज्यादा, सबको खेतों से बाघ उठा ले गए और सबके बेटों ने लाश उठते ही मुआवजे की अर्जी लगाई। ये वो कहानी है जिसे सुनते हुए आदमी में आदमी के विश्वास की हत्या करनी पड़ती है।
ये बात पीलीभीत के इस खत्ते में बच्चा बताता है कि मुआवजे के लिए बाप को बेटे ने बहाने से जंगल की ओर भेजा। बाघों ने बाप को मार डाला और जब देह लाश में बदल गई तो जंगल से उठाकर खेतों में डाल दिया। मुआवजे की शर्त पूरी हो गई। करीब 15 लोग हो रहे हैं उनमें। एक घटना भालू द्वारा की गई, बाकी टाइगर की है। वास्तव में एक घटना ऐसी हुई थी 20 तारीख वाली, उसमें बॉडी उठा के दूसरे थाने में लाई गई है, स्वस्थ है। तो वही जहाँ बॉडी टाइगर ने मारा था वो जंगल पोषण नहीं है, लगा हुआ है, चाहे ग्राम समाज थी, वहाँ टाइगर ने मारा था। ये कहानी आदमी के शैतान में बदल जाने की कहानी है। बताते हुए जुबान लड़खड़ाती है कि माँ बाप की उम्र क्या ढली, उन्हें बाघ के सामने फेंक दिया बच्चों ने। पिछले साल भर में इस इलाके में 15 लोगों को बाघ ने निवाला बनाया है। 12 लोगों के बच्चे सरकार से मुआवजा ले चुके हैं। 4.5 लाख के हिसाब से 50 लाख मुआवजा बांटा जा चुका है। इसके अलावा कृषक बीमा और अटल बीमा योजना का पैसा अलग से। इन आरोपों के जवाब में गांव वालों की अपनी कहानी। वो कहते हैं कि वन विभाग उल्टा खेतों में मारे गए लोगों को खींचकर जंगल में ले जाता है ताकि मुआवजा देने से बचा जा सके। ऐसा कुछ नहीं है, बुजुर्ग ये बड़े भाई बहन और माता भी सभी काम करने जाती हैं खेतों पे रोटी के लिए, और जंगल वाले ये कमियां अपनी छुपाते हैं और आरोप लगाते हैं अपनी कमियां छुपाने के लिए। टाइगर रिजर्व का दफ्तर बुजुर्गों के शिनाख्त के कैंप ऑफिस में बदल चुका है। बाघ के कदमों के हर निशान के पीछे किसी बुजुर्ग की लाश मिलती है। जंगल में बैठा हुआ बाघ कमजोर आदमी को देखते ही तुरंत उसकी गर्दन पर झपट्टा मारता है। लाश जमीन पर, मुआवजा मुकम्मल। किसने सोचा होगा कि बचपन में बाघों से बचाकर जिन बच्चों को जिंदगी से जंग के लिए तैयार किया था, वही बच्चे एक दिन उन्हें कागज के टुकड़ों के लिए उन्हीं बाघों के सामने झोंक देंगे। सौरभ पांडे, पीलीभीत, आज तक। हालांकि पीलीभीत जब गए तो वहां पर गांव वालों का अपना तर्क था। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वन विभाग मौजूद नहीं रहता है, जो कि मैंने खुद देखा वहां पर, और वन विभाग मुआवजा नहीं देना चाहता है, इसलिए उल्टा हमारे ऊपर एफआईआर कर देता है। बाघ अगर हमला करेगा तो रिहायशी इलाके में हमला कर नहीं खाएगा, वहां पर हमला करके जंगल में ही लेके जाएगा। महाराष्ट्र में वाकई क्रांति हो गई है। आरक्षण की मांग के लिए आज लाखों मराठा सड़कों पर उतरे। भाईकला से लेकर आजाद मैदान तक सारी सड़कें आंदोलनकारियों से भर गई। जो हैरानी वाली बात थी वो ये कि पूरा आंदोलन एक अनुशासन के तहत चल रहा था। परेशान मुख्यमंत्री ने विधानसभा में चर्चा का प्रस्ताव रखा है और आंदोलनकारियों की चेतावनी है कि मांगे माने जाने तक मुंबई नहीं छोड़ेंगे। रजत, ये कारवां महाराष्ट्र की राजनीति का नया मांग पत्र है। जहां तक नजर जा रही थी, लोग ही लोग, पता नहीं कहां से निकलता चला रहा था ये जत्था। औरतें ही औरतें, नौजवान ही नौजवान, बच्चे ही बच्चे, भगवा ही भगवा। हर तरफ मराठा उद्घोष, हर तरफ नारों का शोर और हर तरफ अपनी मौजूदगी को दर्ज कराती मशालें। पूरे रैली में कितने लोग आप लोग के साथ आए हैं? 2 लाख 50 लाख आए हुए। 50 लाख से ज्यादा ही लोग यहाँ से अभी। महिलाओं का कितना है इसमें? महिलाओं का जो 20 लाख महिलाएं हैं। जी, वैसे इस महिलाओं में जैसे आप तो कह रहे हैं, लेकिन रैली में महिलाएं बहुत कम दिख रही हैं। क्या वो इस रैली में सहभागी? सामने भी है और पीछे भी है महिलाएं। भाईकला के पुल से आजाद मैदान की ओर बढ़ता हुआ जत्था खत्म होने का नाम ही न ले। सड़कें आदमी के समंदर में बदल गई थी और लहरें चलती चली आ रही थीं अनंत की तरह। कोई गिनती नहीं, कोई पारावार नहीं, कोई सीमा नहीं। मुंबई शहर के सारे स्कूल बंद, सारे कॉलेज बंद, लेकिन पता नहीं कहां से चलते चले आए थे इतने लोग कि मुंबई छोटी पड़ गई। हर आवाज एक साथ उठती, हमें आरक्षण चाहिए। इस तरह के एक मोर्चे महाराष्ट्र के कई जिलों में हुए हैं। अब तक 40 से ज्यादा ऐसे मोर्चे कई जिलों में हो चुके हैं और काफी सक्सेसफुल रहा है। इस मोर्चे की खास बात यह है कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जाता है। इसमें कोई नारेबाजी नहीं होती है, कोई हल्ला गुल्ला नहीं होता है। बहुत ही मुक्त तरीके से यह मोर्चा होगा, जहां यहाँ के महाराष्ट्र के तमाम जिलों से आए हुए लोग एक ही बात सरकार के तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि मराठा मुद्दा, मराठा रिजर्वेशन का मुद्दा, उसके अलावा जो खोपरडी कांड में जो आरोपी थे उनको कड़ी से कड़ी सजा यानी फांसी की सजा सुनाई जाए। इस तरह की जो मांगे हैं वो सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे।
मराठा लंबे समय से अपने लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं। चुनाव से पहले देवेंद्र फडणवीस ने वोट लेने के लिए लॉलीपॉप भी थमा दिया था, लेकिन अब यही उनके गले की फांस बन गया है। देखिए कि मराठा मांगते क्या है। पहली मांग, नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण चाहिए। दूसरी मांग, दलित उत्पीड़न कानून में संशोधन कीजिए और इसके दुरुपयोग पर रोक लगाइए। तीसरी मांग, कृषि ऋण माफ कीजिए और किसानों की आत्महत्या रोकिए। चौथी मांग, कृषि उपज को ज्यादा समर्थन मूल्य दीजिए। और पांचवी मांग, कोपर्डी बलात्कार कांड के दोषियों को फांसी दीजिए। जो मराठा समाज एक किसान है, खेती करने वाला समाज है, उनको रिजर्वेशन, उनको बच्चों को उनके भविष्य के लिए एजुकेशन में, सर्विस में और दूसरे इसमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये उनकी डिमांड है। मराठा मोर्चा की ये रैली मध्य मुंबई में भायखला के जीजा माता गार्डन से सुबह 11 बजे शुरू तो हुई, लेकिन जब शुरू हुई तो खत्म होने का नाम ही न ले। भायखला से लेकर जेजे फ्लाईओवर और सीएसटी रेलवे स्टेशन और फिर आजाद मैदान, ये एक ऐसा मोर्चा था जिसमें देवेंद्र फडणवीस के लिए एक चेतावनी थी। फिलहाल मैं हूँ मुंबई के आजाद मैदान पे, जहाँ पे मराठा क्रांति मोर्चा जो है वो अब आ चुका। आप देख सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पे लोग जो है वो यहाँ पे आए हैं। ये मोर्चा जो है सुबह 11 बजे शुरू हुआ था मुंबई के भायखला जू से, वहां से चल के जो है अब लोग यहाँ पे धीरे धीरे आ रहे हैं। जितने लोग फिलहाल आप देख सकते हैं उससे ज्यादा या कई ज्यादा लोग जो है वो अभी भी चल रहे हैं भायखला जू से आजाद मैदान की तरफ। बहुत सारे लोग जो है वो अभी भी बाहर है। मुख्यमंत्री फडणवीस की समझ में आ गया है कि इस दृश्य को दरकिनार करना कहीं भारी न पड़ जाए, इसलिए बुधवार को विधान परिषद में बीजेपी ने बाकायदा प्रस्ताव रखा। नियम 260 के तहत इस प्रस्ताव का विषय था मराठा समाज की मांगों पर चर्चा। इस सैलाब में सबको अपनी सियासत की चमक नजर आ रही है, इसीलिए एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान और नारायण राणे से लेकर एनसीपी और कांग्रेस के तमाम दिग्गज मराठा नेताओं ने मौका देखकर फडणवीस सरकार पर चौका मार दिया है। ये सबसे बड़ा मोर्चा है और ये मोर्चे के बाद सरकार जो मराठा मोर्चे के लीडर लोग निवेदन देंगे, उससे जो पहली बात है आरक्षण की, उस पर सरकार जरूर सोचेंगी और मराठा समाज को न्याय देंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। जो कमाल की बात है वो ये कि इतनी बड़ी रैली का नेता कोई नहीं है। हर आंदोलनकारी अपने आप में नेता है। इतने विशाल मोर्चे में ऐसा अनुशासन तो आज तक किसी ने नहीं देखा। कहीं कोई बवाल नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई हुड़दंग नहीं। इस शांति ने सरकार का शांति भंग कर दिया है। ऊपर से ये चेतावनी कि मांगे माने जाने तक मोर्चा मुंबई नहीं छोड़ेगा। इस चेतावनी से फडणवीस सरकार की चूल हिल रही है। विद्या और वीरेंद्र सिंह गुणावत के साथ मयूरेश गणपत्य, मुंबई आज तक। पिछले साल 9 अगस्त को औरंगाबाद में ये पूरा आंदोलन शुरू होता है। करीब 57 रैलियां की इन्होंने, 57 इस तरीके से सभाएं की और आज ये 58वीं थी। सीधे चलते हैं, मुस्तफा शेख इस वक्त हमारे साथ हैं। मुस्तफा शेख, तब तक हम नहीं छोड़ेंगे मुंबई जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। आप उन लोगों से घिरे हुए हैं, लेकिन मैं सवाल आपसे जरूर पूछूंगा, ये चेतावनी है या ब्लैकमेलिंग? जी बिल्कुल, आप एक तरह से देख सकते हैं कि लाखों लोग मुंबई की सड़कों पर उतर आए थे। अब इस चीज को चेतावनी की तरह लेना है या धमकी की तरह, ये तो महाराष्ट्र शासन पर निर्भर करता है। लेकिन फिलहाल बात होती है ये कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास लोगों में इनको रिजर्वेशन दिया गया है, तो इनकी प्रक्रिया सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप लोगों का इस पे क्या कहना है कि आपने रिजर्वेशन मांगा था, कोटा मांगा था, लेकिन अदर बैकवर्ड क्लास में शामिल किया गया है। जैसे कि मैं बताना चाहूंगा, हमने बताया था कि हमें मराठा लोगों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, जैसे कि संविधान में बाकी कास्ट को दिया गया है। लेकिन आज अभी फडणवीस सर ने उन्होंने जो बताया कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों को ही अभी आरक्षण मिल दिया जाएगा, लेकिन ये हमारी घोर फसौनुक है, ये उनकी चाल है या फिर उनको पॉलिटिक्स कह सकते हैं। क्योंकि जब मराठा लोगों की बात आती है वो हमेशा ही चीज टालने के लिए या फिर कोई परिस्थिति को अभी शांत करने के लिए, इतने लाखों लोग निकल के आए थे महाराष्ट्र के हर कोने से, अगर मांगे पूरी नहीं की जाएगी तो आप लोग क्या करेंगे? क्या मुंबई छोड़ के जाएंगे? मैं आपको बताना चाहूंगा शांत, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ।
इनसे सीधे सीधे एक सवाल पूछिए, अगर मुख्यमंत्री कहते हैं कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड को आरक्षण मिलेगा तो क्या गलत है? जो संपन्न है उसे आरक्षण की जरूरत ही कहां है? जी बिल्कुल, तो ये बात पहले भी उठाई गई थी कि जो मराठा जो कि वेल टू डू हैं, जिनके पास संपत्ति है, उन लोगों को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन को अगर मराठा में रिजर्वेशन दिया जाता है तो क्या इसमें किसी तरीके की भूल है? ठीक है, मैं बताना चाहूंगा, अगर उनकी एक राय है, उनको ये कहना है कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों को आरक्षण उनको अगर देना है, तो मैं बताना चाहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में जो भी जितने भी कास्ट को आरक्षण दिया गया है वो सारे आरक्षण हटाने पड़े। तो ये आक्रोश जो है ये अब आरक्षण के खिलाफ है। उनका ये कहना है कि अगर मराठास को आरक्षण नहीं मिल सकता है तो बाकी किसी कम्युनिटी को भी आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। एक बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि बार बार संविधान का हवाला देने वाले क्या संविधान की हर बात मानते हैं? दूसरा सवाल, भारत इकलौता ऐसा देश है जहां पर आरक्षण मांगने के लिए लोग इतने ज्यादा उतारू होते हैं, इतने ज्यादा खुश होते हैं अपने आप को पिछड़ा दिखाने के। मराठा क्रांति के बाद महंगाई क्रांति, बाकी चीजों की महंगाई तो झेल जाता है आदमी, लेकिन प्याज टमाटर की महंगाई नहीं झेल पाता है। और इन दोनों ही चीजों में आग लगी हुई है। एक महीने में 20 रुपए किलो वाला टमाटर 100 रुपए जा पहुंचा है और 10 रुपए किलो वाला प्याज 50 रुपए किलो में बिक रहा है और ऐठ रहा है। मंडी वाले कहते हैं कि महंगाई हाल फिलहाल तो कम नहीं होने वाली। पहले जो टमाटर 20 रुपए किलो था वो आज 70 रुपए किलो हो गया और प्याज जो 20 रुपए किलो था वो आज 40-45 रुपए किलो हो रहा है। तो हम दो टमाटर यूज़ करने उसकी जगह एक ही टमाटर यूज़ कर रहे हैं और अब एक किलो की जगह आधा किलो ही टमाटर घर में ला रहे हैं। जैसे प्याज न हुआ आंवले का मुरब्बा हो गया कि एक गोली खाता है आदमी और 4 गिलास पानी पीकर सोचता है कि बरसों के लिए विटामिन सी एक ही बार में चूस लिया है। यहाँ तो हालत यह है कि पतीली पीछे देखते हैं, पॉलिथीन पहले 3 लाए थे, एक काट दिया है, 2 से 2 दिन और चला लेंगे और उसमें से एक सड़ा हुआ निकल जाए तो लगता है सोनार ने कनबाली का सोना उतार लिया हो। कलेजे पर कटार चल जाता है साहब। तो हम उसके लिए क्यूरी का यूज़ करते हैं और उसको टमाटर क्यूरी यूज़ करते हैं या 2 की जगह 1 टमाटर डाल के कम सब्जी बना के थोड़ा हिसाब किताब बैठा लेते हैं अपना। इनका काम तो चल जाता है, लेकिन मटन दो प्याजा वाले कहाँ जाएं, प्याज सब्ज बहार वाले कहाँ जाएं, तोरई प्याज वाले कहाँ जाएं, अजी छोड़िए आलू प्याज वाले कहाँ जाएं। मंडी वाले कहते हैं 1 महीने में 3 गुना हो गया प्याज का भाव, फोटो देखकर ही स्वाद आ जाता है। आज से 20-25 दिन पहले यही रेट करीबन आधा था और उससे पहले तिहाई था। प्याज के रेट 1-1.25 महीने में 3 गुने बढ़ गए। मंडी में ही प्याज के पैतरे देखने लायक हैं। आढ़तिया प्याज ऐसे बेच रहा है जैसे लॉटरी का टिकट। पिछले हफ्ते क्या रेट था प्याज का? पिछले हफ्ता सर वही 140-130 था। किलो में? किलो वही 28। पिछले हफ्ते 28 था, इस हफ्ते 36 हो चुका है। हाँ, आधा किलो लिया। इतना कम क्यों लिया? ये महंगा हो गया तो कम लिए। लोग खाएं तो क्या खाएं और जाएं तो कहां जाएं। नून प्याज रोटी का गरीबी का मुहावरा रईस उड़ा ले गए हैं। प्याज खरीदते हुए सेल्फी लेने का दिल करता है, जरा लोग भी तो जाने, अपने भी अच्छे दिन आ गए। 2-3 हफ्ते पहले थी 20 का 1.25 किलो, इस समय है 30 रुपए किलो और ये बारिश के कारण इसका ये हाल है। दूर दूर से टमाटर आ रहा है, इसी के कारण ये सामान बहुत महंगा मिल रहा है। और यह किस्सा केवल प्याज का नहीं है, टमाटर तो आग ही लगाए हुए हैं। आदमी खरीदने से पहले जेब कस के पकड़ लेता है, मन ही मन में अपने आराध्य का नाम लेता है और सोचता है कि रसोई में पहले से रखे टमाटर मिल जाएं तो मजा आ जाए। 80 रुपए किलो बता रहे हैं टमाटर। 80 रुपए किलो? 80 रुपए। बात सुन के पसीना आ रहा है। क्या लेना ही पड़ेगा, कुछ कम करेंगे और क्या, जितना क्वांटिटी लगती है उसमें कम लेंगे। जरा सोचिए ना कि 1 महीने में ही 20 रुपये किलो वाला टमाटर गांधी की हरियाली चटकाने लगा और 10 रुपए सेर वाला प्याज 50 का बलिदान मांगने लगा। अब क्या तो खाइए और क्या तो बचाइए। बाजार में निकलिए तो लगता है लुटेरों के बीच से गुजर रहे हैं। प्याज और टमाटर की ओर देखा नहीं कि जेब काट लेगा हरजाई। गाढ़े शोरबे के शौकीन अचानक से आध्यात्मिक हो गए हैं। आत्मा की शांति प्याज में नहीं, दिल में होती है।
तो बहुत असुविधा हो रही है, क्योंकि आम इंसान सबको चाहिए, टमाटर प्याज सब खाते हैं, डेली का रहता है। जैसे टमाटर का दाम कम हुआ, प्याज का दाम बढ़ गया, अभी प्याज का दाम 40 रुपये किलो हो गया। हाँ तो रस्सेदार तरकारी के कद्रदानों, इसे महंगाई मत कहो, इसे राष्ट्र की तरक्की में अपना योगदान कहो। जीभ के नाम पर जेब जलाना सीखो, कभी दाल के नाम पर, कभी चीनी के नाम पर, कभी तेल के नाम पर, तो कभी तरकारी के नाम पर। स्वाद का क्या है, आज फीका कल तीखा। वैसे भी शोरबा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, तो इस महंगाई के लिए सरकार को शुक्रिया कहिए और आगे बढ़िए। क्या समझे? हाँ नहीं तो। आज तक ब्यूरो। आप खुद फैसला करिए कि ये कलयुग है या महंगाई युग, जहां टमाटर और प्याज अब दोनों रुलाने लग गए हैं साथ साथ।